अच्छा जी, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हम देखते हैं कि पहले हमने क्या किया था। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ myfile.html के नाम से। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि HTML का सिंटैक्स है। इसके लिए आपने HTML का टैग्स लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके अंदर दो टैग्स थे, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं? बॉडी के अंदर जो सामने वेबसाइट में मशहूर है वो बॉडी, और हेड में ऊपर वेबसाइट का टाइटल जो ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, तो टाइटल में यहाँ पे लिख रहा हूँ माय वेब पेज। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था h1 टैग के बारे में। h1 सबसे बड़ा साइज है हेडिंग के लिए बॉडी में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ तो हमारे पास h6 तक मौजूद है। ठीक हो गया। मतलब ये आप लाजमी नहीं है कि आपने तरतीब से ही लिखना है, या मैंने आपको बोला कि सिर्फ h6 एक ही दफ़ा लिख सकते हो या h1 सिर्फ एक ही दफ़ा लिख सकते हो। जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी लिखोगे, लेकिन ये साइज़ के लिए है। ठीक है, ठीक है, जितना आपको हमें साइज चाहिए उतना हाँ हम कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर इनसे कोई डिफरेंट साइज़ चाहिए होगा तो वो फिर CSS के थ्रू हम कर सकेंगे। मतलब ये h1 का साइज़ है, ये h2 है, h3 है, 4, 5 और 6। ठीक हो गया। ये HTML के साइज है बस। पैराग्राफ ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर फर्ज करो कि मैं इसको जो है ना बोल्ड कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने बी का टैग लिखा, बी खत्म कर दिया। स्लैश बी को खत्म कर, तो ये चीज़ आप देख रहे हो, बोल्ड हो गई। बिल्कुल। अच्छा, सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि एक टैग है जो इसी का अल्टरनेट है, मतलब कि बी टैग लिख लो या वो लिख लो, एक ही बात है। उसके लिए EM का टैग है, याद था? EM का टैग। अंडरलाइन का इससे पूछे, अंडरलाइन का दूसरा टैग क्या है यू के अलावा? एक मिनट, EM नहीं है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग। हाँ स्ट्रॉन्ग, EM उसका अंडरलाइन का इटैलिक के लिए। इटैलिक के लिए। अच्छा, बोल्ड हो गया। ठीक हो गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। इसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना है? यू बिल्कुल। और फ़र्ज़ करो कि ये जो एडिट लिखा हुआ है इसको मैं करना चाहता हूँ अंडरलाइन, तो इसके लिए जो अल्टरनेट टैग है वो क्या है? INS। ठीक है, दोनों का सेम ही काम होना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई का टैग बताया था, इटैलिक का टैग, आई जो है वो इटैलिक के लिए यूज़ होगा। ये जस्ट लाइक यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरह से जो EM टैग है ये भी इटैलिक के लिए ही यूज़ होगा। ठीक हो गई ये भी समझ लगी चीज़? ओके हो गया। अच्छा, आज का अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। इसके अलावा भी आपको ये बताया था कि बॉडी हर टैग नेम के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये टैग नेम्स है और हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि आप यहाँ पे हर टैग के स्टार्टिंग में स्पेस देते हो। मतलब स्टार्टिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टैग खत्म हो रहा है। तो जो इसकी स्टार्टिंग है वहाँ पे हम स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम उसका एट्रीब्यूट नेम जो भी होगा वो लिखेंगे, एट्रीब्यूट का जो भी नाम होगा, और इक्वल टू का साइन डालेंगे। यहाँ पे हम उसकी जो भी वैल्यू होगी वो दे देंगे। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट बताया था, याद है? बॉडी टैग का एट्रीब्यूट, हाँ, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। हाँ बैकग्राउंड बीजी एट्रीब्यूट बीजी, आगे पूरी बीजी कलर रेड ग्रीन या जो भी आप वैल्यू दोगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आ गई चीज़? हाँ जी। क्लियर है इतना काम? हमारा एट्रीब्यूट बीजी था, आगे वैल्यू उसकी रेड। हाँ ठीक है। सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज हमने अब क्या करना है, अब जो जितना भी नेक्स्ट हम करने वाले हैं ना, WC स्कूल को फॉलो करेंगे, बिकॉज इन्होंने पूरा वो सिलेबस टाइप बनाया हुआ है, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको अभी मैं छोड़ता हूँ। पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ। फर्ज करो ये एक हेडिंग है, H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, सम हेडिंग जी। इस पे फर्ज करोगे ये जो सम है या हेडिंग लिखा हुआ है, इसका आपने कलर चेंज करके रेड करना है। कलर चेंज करके रेड, हाँ, तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको CSS का यूज़ करना होता है, लेकिन मैं भी आपको एक टैग बताने वाला हूँ HTML का,
जो कि जिससे आप कलर चेंज कर सकते हो, बट आजकल वो यूज़ नहीं होता। आजकल ज़्यादातर CSS के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। पहले वो यूज़ किया जाता था, तो आप उसको आइडिया होना चाहिए। फाउंट का टैग है, स्टार्ट करोगे और जहाँ पे भी आप क्लोज करोगे वो फाउंट इसके दरमियान में अप्लाई होगा, ये वाला टैग की प्रॉपर्टीज। ओके ओके। लेकिन अब ये है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फाउंट के हमें एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट और वैल्यू। हाँ, अब एट्रीब्यूट जो पहला है वो है कलर। कलर, सिर्फ कलर। हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट करो रेड कर देता हूँ, रेड। रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर क्या हो गया, रेड हो रेड। गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि कलर तो हमने चेंज कर लिया। स्पेस देना लाजमी है फ्रंट के फोन के साथ। हाँ, ये स्पेस देना लाजमी है। अगर स्पेस आप खत्म कर दोगे तो फिर वो समझेगा कि ये वाली चीज़ पूरा टैग है। ठीक है, समझ लग गई। ओके ओके। अच्छा, आप इधर आते हो, यहाँ पे फिर से स्पेस देता हूँ और एक न्यू एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ जिसका नाम है फेस। क्या है? फेस। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताहुमा। मैंने क्यों लिखा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखोगे इसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, या फाउंट स्टाइल जिसको बोलते हैं, इसका फाउंट स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। ताहुमा इसका नाम है, वो CSS में होता है, फाउंट फैमिली। ये हाँ, ताहुमा इसका नाम है। फॉर एग्जांपल अगर तुम नोटपैड में चले जाते हो, तो ये कहाँ से देखने हैं हमें? बताता हूँ ना, ये नोटपैड में गया हूँ, व्यू पे जाता हूँ, यहाँ फॉर्मेट में चला जाता हूँ, यहाँ से फाउंट में। यहाँ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है पास, उसमें भी आप देख सकते हो डिफरेंट ये यहाँ पे शो हो रहे होते हैं स्टाइल के नाम। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या लिखा रहा है, कॉमिक सैंस MS। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके अगर मैं लिखता हूँ कॉमिक सैंस MS, चेंज हो गया स्टाइल। ठीक है। अच्छा, पहली जो चीज़ ये है कि अभी जो मैंने ये स्टाइल जितने भी लिखे हैं, यहाँ पे ताहुमा लिखा, ये कॉमिक सैंस लिखा, या एक और वरदाना यूज़ किया जाता है बहुत ही कॉमन। ठीक है। इसके अलावा है रोमन टाइम्स है, मुझे आइडिया नहीं है भाई क्या स्पेलिंग होगी इसके, बरल देख लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं हुआ। बरल डिफरेंट MEN है उसके स्पेलिंग। चलो खैर जो भी हुआ, अरियल का पता है, अरियल फाउंड यूज किया होगा। ठीक है, समझ लगी चीज़। तो ये डिफरेंट जो फाउंड स्टाइल है आप उसको रुक के कर सकते हो। अच्छा, अब ये है कि ऐसे फाउंड स्टाइल जो कि उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। वो आपको पहले या तो फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, और फ़र्ज़ करो आप अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हो, उन फाउंड्स का आप यहाँ पे नाम लिखते हो, वो चल जाते हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को उठा के सर्वर के ऊपर रखोगे तो क्या वो फाउंड उधर भी होगा? नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। वहाँ पर सर्वर पे तो नहीं जाएगा, वो तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो आपको वो फाउंड की जो फाइल है, एक फाइल मिलती है फाउंड की, उसको रखना होता है सर्वर के ऊपर। पर ये किस तरीके से करते हैं, ये जब हम CSS पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात की बात है। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि आप फाउंड डिफरेंट ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते। समझ लगी इस चीज़ की? वो मेरे बाद में देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा, नेक्स्ट आगे एक एट्रीब्यूट है साइज। फर्स्ट करो इसमें 20 कर देता हूँ। नहीं, अच्छा वो CSS में होता है। आपका सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा है असल में मसला ये है, क्यों नहीं बताए। बहरहाल 40 है साइज, अब ये आप देख रहे हो। ठीक है, जितना भी आप इसका साइज दोगे ना उस हिसाब से वो कम ज़्यादा। कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा कितना साइज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा? इसका होता है मतलब कि ना मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है, मुझे आइडिया नहीं है, पर उसके दरमियान में आप साइज दे सकते हो। ठीक है, मतलब 12 दे सकते हैं, 11 का। ये HTML का जो है ना, इसका साइज का है डिफरेंस। अदरवाइज जो CSS के थ्रू आप दोगे उसमें साइज का कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, आप जितनी मर्जी वैल्यूज दे सकते हो। क्लियर है? हो गया। वेल, साइज का एट्रीब्यूट अभी आपने क्या पढ़ा है आज? फाउंड का टैग। उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स बताए हैं आपको, कलर, फेस और साइज। कलर में क्या आएगा? उसकी जो भी नाम है कलर का। इसमें क्या आएगा? फेस में आएगा उसका वो फाउंड आएगा। और साइज में क्या आएगा? साइज जो उसका बिल्कुल साइज ही है वो। ठीक हो गया, समझ लगी? इतनी क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और टैग्स के बारे में बताने लगा हूँ। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, बी स्ट्रॉन्ग IEM, ये आपने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मार्क के नाम से टैग अवेलेबल है। इससे क्या होगा? सो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये BG कलर मैं रिमूव कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
देखते हैं क्या होता है। वाइट शो हो रहा है White ठीक है। show, अच्छा जो मेरी हेडिंग है ना ये वाली, हियर इज सम हेडिंग सेकंड वाली, इसको मैं देना चाहता हूँ मार्कर टैग। तो देखते हैं मार्कर टैग करने से क्या होगा। किस तरह आ जाता है एक दिन अचानक? हाँ जी बताता हूँ। अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, पहले आप काम कर रहे हो नोटपैड के अंदर, क्लियर है? इसमें काम कर रहे हो नोटपैड। नोटपैड में मसला क्या होता है, आप ये इस तरीके से ऐसे करते हो, ठीक है, खुद लिखते हो। फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया था, जब भी आपने अगली लाइन लिखनी है 4 स्पेसेस देनी है, फिर उसके बाद लिखनी है, तो आपको ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है। दूसरा इसका मसला, यहाँ पे कोई लाइन नंबर नहीं है। जब आपका कोड लेंथी हो जाएगा आपको मसला होगा, समझ नहीं लगेगी। फिर आप इसमें मल्टीपल फाइल्स नहीं ओपन कर सकते, जबकि आपकी वेबसाइट में हज़ारों फाइल्स हो सकती हैं। तो आप किस तरीके से उनको ओपन करोगे? यहाँ पे इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है ना वो क्या है कि आप अपना जो टेक्स्ट एडिटर है ना वो डिफरेंट चूज़ करो। अभी आप कर रहे हो नोटपैड। नोटपैड के अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है वो है नोटपैड प्लस प्लस कोडिंग के लिए, HTML के कोड के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका क्या नाम है? HTML प्लस प्लस और नोटपैड प्लस प्लस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दिखता किस तरीके से है। नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका लॉगो है, ठीक हो गया। ये मेरा देखना, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा इसका मैं थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ किस तरह से है। मेरे ख्याल से मैंने पुराने लेक्चर्स में इसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया होगा। ये अच्छा ये देखना मोहसिन, ये नोटपैड प्लस प्लस है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। ये ऊपर टैब खुला हुआ है, इसमें आप डिफरेंट टैब्स एक साथ, डिफरेंट फाइल्स एक साथ ओपन कर। दूसरा इसमें लाइन नंबर लिखे आ रहे हैं। तीसरा जो इसमें फ़ायदा होता है वो ये कि जब भी हम HTML के ऊपर क्लिक करते हैं ना, मतलब कुछ इस तरीके से, ये देखना इस तरीके से या इस तरीके से, तो वो दूसरे को हाईलाइट कर देता है, हमें पता लग जाता है वो क्लोज कहाँ पे हो रहा है। ठीक समझ लग गई? अच्छा अब ये है नोटपैड प्लस प्लस। पहले लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग इसी पे यूज़ करते हैं जब वो स्टार्टिंग करते हैं अपनी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे सॉफ्टवेयर एक है ब्रैकेट्स के नाम से, उसको यूज़ किया जाता है। मतलब मैं जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो है नोटपैड, या तो फिर सबलाइम, या तो फिर VS कोड के नाम से, VS कोड। मतलब जो ज़्यादा रिकमेंडेशन है वो मैं करूँगा कि आप इसमें करो काम, सबलाइम में, ठीक हो गया। सबलाइम आप यहाँ पे लिखोगे जी, ये आइकॉन है इसका, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें क्या सिनेरियो है, इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। ये मैं एक फ़ाइल सेव कर रहा हूँ, सेव क्यों कर रहा हूँ उसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे इसका टाइप क्या लिखी आ रही है, प्लेन टेक्स्ट आ रही है। अब मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। सेव करता हूँ इसको डेस्कटॉप पे, मैं यहाँ पे क्लिक करके पहली बात है खुद भी ये टाइप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बरल मैं अभी यहाँ पे आता हूँ माई फाइल .html करता हूँ, पहले बनी है, ठीक है। बरल ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने HTML कर दिया, क्योंकि मेरी फाइल कौन सी टाइप की है, HTML टाइप। HTML लिखा, टैब दबाया, उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ बना दिया, ठीक है। सारे उसके टैग उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसने ऑटोमेटिकली बना दिया। आप यहाँ पे टैब दबाया, नेक्स्ट आगे चले गए, H1 लिखा। अच्छा आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि टैब दबाने में कितनी स्पेसेस ऐड होंगी। ये है टैब साइज 4, ये तो देखो इधर, अच्छा टैब साइज 4, इस पर क्लिक करके 2 करने हैं 3 करने हैं, वो यहाँ पे एक स्पेस देंगे, 4 स्पेस है। दूसरा ये H1 लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज कर देगा। दूसरा ये कि ये हेड है, ये देख रहे हो जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है उसको वो हाईलाइट कर रहा है। दूसरा अगर कोड लंबा हो जाता है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है, मैं मिनिमाइज करके देख सकता हूँ उसको। समझ लगी इस चीज़ को? क्लियर है? अच्छा उसके अलावा अगर मैं H1 है ना, इसमें मैंने कोई क्लास या आईडी दे दी है, वो क्या होती है क्लास आईडी, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। बट ये है कि मैंने दे दी है एट्रीब्यूट देना है, तो मैं क्लास देनी है तो मैं डॉट लिखूँगा,
XYZ टैब दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लास बना देगा। मतलब इस तरह के इसमें फीचर्स अवेलेबल है, समझ लगी। ठीक। एक और जो फीचर है जो आपके लिए काम का हो सकता है वो ये, पहली जो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये इसने मल्टीपल फाइल्स को ऑप्शन दे दी, कंट्रोल एन करते जाओ जितनी मर्जी फाइल्स ओपन करते जाओ। सही। समझ लगी चीज़, ये भी फ़ायदा हो गया, जी। एक साथ ओपन होगी फाइल्स। हाँ जी। अच्छा उसके बाद क्या फ़ायदा है इसका सबलाइम का, कि इसमें जो है ना फाइल में जाता हूँ मैं पूरी की पूरी, ये देखो फाइल में एक ऑप्शन आ रही है ओपन फाइल की, ओपन फाइल। इससे मैं क्या करूँगा, फाइल ओपन करूँगा। एक है ओपन फोल्डर, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और लोकल ई में चला जाता हूँ, मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का फोल्डर ही ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देख, ये एक वेबसाइट पड़ी है, फिर उसको BK एक्सचेंज के नाम से क्लिक किया, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया, उसने मुझे पूरा का पूरा फोल्डर ही खोल दिया। अब इस पूरे फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैं इधर से क्लिक करके ओपन करके एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए नहीं समझ आई आ रहा है कि पीके कहाँ से आ गया। पीछे एक वेबसाइट मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी थी, अच्छा। और उस वो बनी हुई थी BK एक्सचेंज के फोल्डर के अंदर, ठीक ठीक है। है। तो मैंने पूरा का पूरा फोल्डर ही ओपन कर लिया यहाँ पे। तो पूरा पूरा हाँ वो फोल्डर फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। अगर फर्ज करो कि मैं उस फोल्डर के अंदर की फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं इधर ही राइट क्लिक करके बना सकता हूँ, मुझे पीछे जाने की जरूरत है नहीं है। ओके हो गई। ये ऊपर अपना ये ई में के ई में ये पड़ा हुआ है सारा। हाँ इधर पड़ा हुआ है। ठीक है। ई में जैम्प के अंदर हाँ। htdocs में माई साइट्स में BK एक्सचेंज का फोल्डर है। ठीक हो गया। ओके। उसकी अब जितनी भी फाइल्स हैं ना सारी आ गई है सारी सामने, आ गई। ठीक किसी है। भी क्लिक करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ओके। क्लियर है, इतना समय लगी समझ चीज़। आ गई। ये फ़ायदा ये फायदे हैं सबलाइम के। ठीक हाँ। है। दूसरा ये भी है कि आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को कंट्रोल शिफ्ट आल्ट 1 होता है आई थिंक, ये देखो, एक आप यहाँ पे लिख रहे हो, एक वहाँ पे लिख रहे हो, 3 कर लो। क्या मतलब? एक फाइल इधर ओपन कर लो, एक फाइल इधर कर लो, एक फाइल इधर ओपन कर लो, इकट्ठी भी 3-4 जगहों पे 3-4 फाइल्स में इस तरह से कर सकते हो। अच्छा। समझ लग गई चीज़। 3 फाइलें करने का मकसद मरा गया, एक में जो काम करना है। क्योंकि इसके साथ अगर फर्ज करो CSS की फाइल अटैच होती है कल को, वो अलग से बनी होती है फाइल, तो वो ओपन करनी है तो फिर आप जब वेबसाइट बनेगी CSS की मदद से, HTML की मदद से और बाकी सारी चीज़ों की मदद से बनेगी। ऐसे ही एक HTML एक CSS एक बिल्कुल ऐसे MySQL। यस समझ लगी चीज़। बाद में जो उसका आउटपुट मिलेगा वो पूरी तो वेबसाइट। अब आपने क्या करना है कि नोटपैड को छोड़ना है और सबलाइम की तरफ आना है। पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अब हम अपने लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जिस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि फाउंड का टैग भी हमने पढ़ा, इसमें कलर रेड, इसके अलावा फेस के बारे में पढ़ा कि इसमें हम फाउंड स्टाइल दे सकते हैं, और साइज़ में हमने पढ़ा कि फाउंड का साइज़ दे सकते हैं। क्लियर है ये वाला। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो टैग है ना वो HTML में यूज़ होता है, बहुत पहले यूज़ होता था, अब फिलहाल इसको यूज़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब ये वाला काम किससे लिया जा रहा है, CSS के थ्रू। CSS अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, नहीं ना पढ़ी, वो अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो फिर पता लग जाएगा। अच्छा अभी के लिए हमने वहाँ पे देखा था मार्क का टैग, मार्क। हाँ मार्क। अच्छा मार्क में आते हैं, यहाँ पे मार्क का टैग यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और इधर मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसकी क्या आउटपुट जाती है हमारे पास। सेव किया फाइल को, इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया, समझ आ गई। तो ये वाला काम किस टैग के थ्रू होता है, मार्क। मार्क। स्मॉल, स्मॉल से क्या होगा, फर्ज करो ये लिखा हुआ है हियर इज सम हेडिंग, ये वाला जो है 1 2 3 4 वाली ये हेडिंग, चलो 3 वाली पे करते हैं। इसके ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल। अब ये जो हेडिंग लफज है इसका साइज बाकी उससे स्मॉल हो जाएगा। ये तो हम H1 से भी कर सकते हैं, लेकिन H3 में ही रहते हुए उसका हमने अगर स्मॉल साइज करना है तो हम स्मॉल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है, इसमें लगी चीज़ की। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है एक और टैग डेल। अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पे प्राइस ओरिजिनल शो करवाते हैं और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस शो करवाते हैं, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर क्रॉस लगा होता है। हाँ, तो वो जो क्रॉस लगा होता है, फर्स्ट करो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ $200 लिख लेता हूँ और $300 लिख लेता हूँ, $150 कर लेता हूँ यहाँ पे, समझ लगी। ये देखो ये 200 और 150 आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 200 के ऊपर क्रॉस है और 150 शो, तो मैं 200 के ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पे डेल का टैग जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, इधर आ गया उसको कर डेल से क्या होगा, ऊपर क्रॉस था, समझ लगी चीज़। ठीक है, ओके। अच्छा आगे हमारे पास एक टैग है SUB सबस्क्रिप्ट, ये देखा
फर्ज करो कि मेरे पास ना एक H1 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10th। तो आपने देखा होगा कि जो TH है ना ये थोड़ा सा ऊपर करके आता है, ये इतना बड़ा कि क्यों हो गया? कि H1 लिया था मैंने। हाँ H1 ठीक है, समझ लगी? ओके हो गया। अभी TH थोड़ा सा छोटा होगा और ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? सब SUB। SUB। क्लियर है? समझ लगी चीज़? ओके। मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है वेब दे विच, सिर्फ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टैग का पता होना चाहिए, कम से कम अगर याद नहीं है देखने से यार याद आना चाहिए ना, या अगर आपको किसी चीज़ की कहीं भी जरूरत पड़ती है कि ये काम करना है तो आपको पता होगा ये वाला काम HTML से इस तरीके से हो सकता है। आप बाद में सर्च कर से क्या काम होना, बाद में सर्च करो तो सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, कर सकते हो। अच्छा थोड़ा सा उल्टा हो गया ये वाला काम, SUP का टैग है उसके लिए। SUP उधर सब लिखा हुआ है, उसको छोड़ो, SUP अगर हम लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, H2O लिख रहा हूँ, वाटर का जो फार्मूला है इसमें जो 2 है वो थोड़ा नीचे करना है, इसके लिए मैं जो है वो SUB यूज़ करूँगा। मतलब ऊपर करने के लिए क्या यूज़ होगा, और सब नीचे करने सप नहीं सब ही है, ठीक है सर खैर समझ लगी इस चीज़ की। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अच्छा एक और मैं भी आपको टैग बता रहा हूँ, ऊपर सप नीचे सप। ये देखना, इधर मैं एक और H1 ले रहा हूँ, here is some text in center, ये मैंने यहाँ पे लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया है यहाँ पे ये इसको मैं चाहता हूँ मैं सेंटर में करूँ स्क्रीन के, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा? सेंटर। हाँ, अब मैं सेंटर लिखूँगा एंड देन सेव किया, इधर आया, रिफ्रेश किया और ये हो गया। क्लियर है? उसमें लगी चीज़ ओके हो गया, ओके हो गया अभी ना की जरा पे नहीं लो मैं है चलो आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाता है, ये देखो इधर मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, इधर मैं एक डमी, अच्छा डमी टेक्स्ट डालना हो ना, डमी टेक्स्ट आपको खुद बहुत लंबा लिखना पड़ेगा इस तरह करके, अगर आपने कुछ है भी शो कराना है और गंदा भी लग रहा है ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ, तो उसके लिए ना एक टेक्स्ट है लोरम के नाम से, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ले सकते हो डमी टेक्स्ट, हर जगह पे डमी टेक्स्ट के लिए लोरम ही यूज़ किया जाता है। सबलाइन भी आपको इसकी ऑप्शन देता है, आप लोरम लिखो, टैब दबाओ, पूरा पैराग्राफ जनरेट कर टैब मतलब ठीक है, टैब का बटन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रिफ्रेश किया और अब आप देख रहे हो पैराग्राफ आ गया, क्लियर है। फर्ज करो ये बात किसी ने कही हुई है, ये लामा इकबाल ने कहा हुआ है, ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो जो किसी की बात कही गई होती है उसको हम लिखते हैं कोट्स के अंदर, कोट्स के अंदर डबल कोमास साइड के ऊपर, हाँ वही का। तो डबल कोमास आप पहली बात है खुद भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक ये कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन है ना, यहाँ से भी आप डाल सकते हो, ठीक होगा, डाल दिया, मसला तो नहीं हुई। लेकिन अच्छा अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल कोमास भी साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, क्लियर है। अच्छा इसके लिए जो बेहतर तरीका है ना वो ये नहीं है कि आप इनको खुद लिखो, अच्छा अगर तो ये वाकई किसी की कोटेशन है, अगर तो वैसे ही आप लिखना चाहते हो ना कहीं पे, वैसे कहीं पे ज़रूरत पड़ी है वैसे लिख लो कीबोर्ड से। अगर ये किसी की बात कही हुई बात है तो आपने यहाँ पे क्यू का टैग यूज़ करना है, क्यू, हाँ क्या टैग यूज़ करोगे? क्यू, कही हुई बात है तो क्यू। अब देखो ज़रा कोड्स डिफरेंट हुए हैं थोड़े से, पहले जो था ये ऊपर को जा रहा है और ये आ रहा है नीचे को, क्लियर है। दूसरी चीज़ अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ तो वो चीज़ कॉपी नहीं हो रही, सेलेक्ट ही नहीं हो रही वो, क्लियर है। और तीसरा ये इसका बेनिफिट है कि जो सर्च इंजन है उसको भी पता लग जाता है कि यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर कहीं पे कोटेशन की गई है, मतलब कि किसी का कुछ कहा हुआ है वो लिखा हुआ है, समझ लगी चीज़, क्लियर है काम, फरमान, हाँ इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा एक इसी तरह से और है टैग, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी कोड्स के रिलेटेड है, वो है ब्लॉक कोड। ये खाली कोड है, कोट है ना उसका पूरा नाम, इसको कोट बोलते हैं, कोट क्यों को कोट कहते हैं, जब किसी की कोई बात कही हो ना, किसी ने कोई बात कही हो आप उसको लिख रहे हो, आप उसको बोलते हो कोट, ये स्पेलिंग है। तो अब उसी को इसलिए उन्होंने नाम उसको दे दिया क्यू। अब एक होता है बड़ा, मतलब एक होती है छोटी बात किसी ने कही है, एक होती है बड़ी बात कही है, जस्ट लाइक अगर मैं एक दो लाइंस का कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ तो उसके लिए क्यू टैग सही रहता है,
ये जो क्यू वाला टैग है ना वो सही है। अगर आपने कोई बड़ी बात कहनी है ना तो अक्सर बात आप यूज़ करते हो ब्लॉक कोड का यूज़। ब्लॉक कोड, हाँ, फर्ज करो मैं इधर ना, अभी इसको छोड़ो, मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ, इसका इस तरह समझ नहीं लगेगी। अक्सर बुक्स में भी देखा होगा इस तरह के कोड्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लोरम लिख रहा हूँ, ये डिफरेंट मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिखे, बस क्लियर है। ये पैराग्राफ आ गया, इसमें दरमियान में यहाँ पे ना एक पैरा मैं ऐड कर रहा हूँ इधर, और मुझे ये वाला जो पैरा है ना वो मुझे थोड़ा सा हट के शो करवाना है। ये तो पैराग्राफ हट के शो हो गया, लेकिन ये किसी ने कहा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए टैग पी नहीं यूज़ करना, मुझे इसके लिए यूज़ करना है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड इससे क्या होगा देखते हैं हम। कोमे लग देंगे, नहीं, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो उधर से भी इधर से भी सेंटर में हो गया। सेंटर में नहीं हुआ, उधर से कुछ भी नहीं हुआ, इधर से थोड़ा आगे हो गया। अच्छा, हाँ, क्लियर है। ये काम ब्लॉक कौन से टैग कोड से होगा? मतलब सेंटर के लिए, सेंटर के लिए नहीं होगा। नहीं। ये देखो ये है, ये तो वैसे मैंने जूम किया हुआ था, अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये है सेंटर नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर से आगे हो गया, आगे बस हो गया। बस इसका ये काम। ब्लॉक कोड का आगे करना, ठीक। जिसने कि देखो here is a code from WWF's वेबसाइट, और इसने इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे आगे कर दिए, कि ठीक भाई है। इस वेबसाइट में ये वाली बात कही गई है, थोड़ा सा आगे कर दी, क्या कहा गया। अच्छा, एक और चीज़, आप इसमें साइट का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। साइट के एट्रीब्यूट में आप उस वेबसाइट का सोर्स भी दे सकते हो जहाँ पे वो बात कही गई है, उसका सोर्स प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये फ्रंट पे कहीं पे शो नहीं होने वाला सोर्स। अच्छा, हो रहा है कहीं पे शो नहीं ना हो रहा, जस्ट इसका ये काम है कि सर्च इंजन को पता लग जाएगा कि ये जो कोड है वो कहाँ से लिया गया है, किसी वेबसाइट से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, क्लियर है। अच्छा, अभी तक आप मुझे बताओ कोई इशू हो तो। कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हॉस्पिटल का नाम है, यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है क्या नाम है इसका? DHQ हॉस्पिटल is one of the best hospital in Narwa। मैंने ये लिख दिया, DHQ हॉस्पिटल is one of the best hospital in Narwa, ये लिख दिया, ये पैराग्राफ लिखा। अभी जो DHQ लिखा हुआ है ये एब्रीवेशन है। हाँ बिल्कुल। किस चीज़ का? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो अब यूज़र को पता लग रहा है कि ये क्या है। फर्स्ट करो एक बंदे को पता है, मुझे पता है मैं नारवाल थी, लेकिन एक लोग और से बंदा आता है उसको पता है ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ना पता। तो उसके लिए फिर क्या है कि जो एब्रीवेशन होती है ना उसको हम ABBR टैग है उसके अंदर दे देते हैं, दे दिया। इससे होगा कुछ भी नहीं, होगा इससे कुछ भी नहीं, आप देखो इसमें नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। आप यहाँ पे जब तक टाइटल जब दोगे तो तब काम होगा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे। फर्स्ट करो आप यहाँ पे लिख देते हो पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या जो भी लिखना चाहते हो आप, ठीक है। अंडरलाइन हो गया, थोड़ा डॉटेड लाइन आ गई है नीचे, देख रहे हो। और जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो वो पूरा शो करेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। ओके हो गया, क्लियर है। ओके हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने भी कोई इतनी एब्रीविएशन को हमने टाइटल दिया, टाइटल दिया है, ठीक है। टाइटल का कोड यूज किया एब्रीविएशन। हाँ जी, इसमें लगी चीज़। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और चीज़, आई का टैग भी आपने पढ़ा, किसके लिए यूज़ किया जाता था? उसके लिए इटैलिक के लिए, याद रखना होता है। इटैलिक के लिए सही आंसर है, इटैलिक के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, और ये मज़े की बात है, जो एड्रेस का टैग है ना ये पहले HTML4 या HTML पुराने के अंदर नहीं था, ये HTML5 के अंदर इन्होंने ऑप्शनल हो गई है एड्रेस के टैग की। ये एक नया टैग है एड्रेस। अच्छा, आप इसको दोगे ना किसी भी चीज़ पे, फ़र्ज़ करो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिख देते हैं, जहाँ पे भी आपने एड्रेस लिखना है ना तो आप उसको एड्रेस के टैग के अंदर दोगे। किसी फिजिकल लोकेशन का आपने एड्रेस लिखना है, फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ क्लाइमैक्स डिजिटल मार्केटिंग नियर फातिमा हॉस्पिटल नारोवाल अपोजिट DPO हाउस नारोवाल। क्लियर है, ये मैंने एक लिख दिया। अभी आप देख रहे हो क्या हुआ है, क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है आम पैराग्राफ में और इसमें? ये
इटैलिक हो गया, इटैलिक हो गया। बस वही हाँ। फर्क है। अब आप यहाँ पे अगर आई टैग भी लिखोगे, उससे भी कर सकते हो, ड्रेस के लिए भी कर सकते मतलब आई लिखोगे या इटैलिक वो एड्रेस लिखोगे, दोनों में कोई फर्क तो हो नहीं रहा। तो फिर इसका फ़ायदा इसका है सर्च इंजन वाली साइड में, क्योंकि जब गूगल में कोई बंदा सर्च करता है, गूगल ने क्या करना होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके देखना होता है क्या क्या चीज़। फर्स्ट मैं सर्च करता हूँ एड्रेस ऑफ क्लाइमैक्स या क्लाइमैक्स एड्रेस, तो गूगल को कैसे पता लगेगा? अगर आपने एड्रेस लिखा होगा ना, उसको ज़्यादा जल्दी पता लग जाएगा कि वेबसाइट में कहीं पे एड्रेस दिया गया है। हालांकि तो उसी के लिए कौन सा टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया है? एड्रेस के लिए एड्रेस का टैग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मजेगी, यहाँ मैंने लाइंस में एंटर किया था, देख रहे हो, एक लाइन में एक चीज़, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, तीनों एक लाइन में आई, नोटिस किया? हाँ, तो अब ये नीचे, हाँ, तो बेसिकली ये है कि कभी भी जितनी मर्जी आप स्पेसिस ऐड कर लो, एंटर ऐड कर लो, कभी भी वो खुद से नहीं होने वाला। कोड के अंदर स्पेसिस वगैरह काउंट नहीं होती। क्लियर? ओके। यहाँ पे आपको अगर नीचे करना है उसको, तो आपको एक टैग नेम है, नीचे कैसे किया ये एंटर से कर रहा हूँ। अच्छा, एंटर से कर, बट ये नहीं हो रहा, फ्रंट पे नहीं होगा, ये देखो नहीं हुआ, एक लाइन में आ रहा है। तो मुझे अगर इसको करना है तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग लिखूंगा। अच्छा, मजे की बात, बी आर का टैग ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। अच्छा, सिर्फ ऐसे आपने लिख देना, आप लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन वो खुद ही एंटर मार देगा, समझ लो एक लाइन नीचे कर देगा, एक लाइन नीचे कर देगा, ठीक है। अब मुझे इसके बाद एक लाइन छुड़वानी है, नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बी आर, मतलब ब्रेक का टैग है। हाँ, तो ये वाली लाइन नीचे चली गई। हाँ, क्लियर है? अच्छा, फर्ज करो मैं 2 बी आर टैग लगा देता हूँ, 2 लाइन नीचे चले, 2 लाइन नीचे आ जाएगा, 3 बाहर लगा वाले देता इसको हूँ, पहले, 3 लगा देता हूँ। तो 3 लाइन, तो जितनी लाइंस आपने छुड़वानी है उसके लिए आप क्या टैग यूज़ करोगे? बी आर, ये सबसे ज़्यादा टैग इस्तेमाल होगा। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर है ये वाला काम? ओके, ओके, कर लेते, इतनी चीज़ें ना क्लियर है अभी तक। हाँ, ये जो भी हमने यहाँ पे टैग्स पढ़े हैं, आप इनको दोबारा देखोगे, आपका काम क्या है? इन तमाम टैग्स को, इन तमाम एट्रीब्यूट्स को याद करना है, इसके अलावा अभी कोई काम नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी आपको, क्योंकि अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई वो नहीं दे सकता प्रोजेक्ट के भी आप फर्ज करो इस तरह की लेआउट बना के ले आओ, इस तरह की लेआउट बना के ले आओ। सिर्फ अभी ये याद करना, सिर्फ आपका काम है इनको भी याद करना, बिकॉज बार बार इस्तेमाल होने हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, टैग नेम आपको आगे सही तरीके से बाद में यही यूज़ होने हैं। ठीक है, आपको पता होगा किस तरीके से लेआउट बनानी है, कहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने कौन सा टैग यूज़ करना है या कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है। क्लियर है? बेसिक चीज़। हाँ, अच्छा, बाकी चलते हैं नेक्स्ट। एक ये टैग है वीडियो के नाम से, क्या है? वीडियो। ये खैर इतना कोई काम का नहीं है, बहुत कम यूज़ किया जाता है वीडियो। यहाँ पे लिख रहा हूँ और इधर मैं बी आर दे रहा हूँ, बी आर से क्या होगा? एक लाइन नीचे चल गई। हाँ, इधर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं देखते हैं ना, पहले ये कहाँ पे आया, ये वाली लाइन, कुछ हुआ है उसको? नहीं हुआ, ऊपर चली गई है। अच्छा, आप यहाँ पे ना DIR कर सकते हो, नहीं, वो ऊपर इसलिए गई है क्योंकि मैंने BR दे दिया ना। अच्छा, ठीक है। DIR का आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दोगे और यहाँ पे आप लिखोगे राइट टू लेफ्ट RTL या LTR, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। DIR का क्या मतलब? डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन, हाँ, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब राइट टू लेफ्ट या बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लिखी जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है LTR, ये लेफ्ट साइड पे ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RTL, राइट टू लेफ्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ वाला? इधर से उल्टा सारा हो गया, L इस साइड पे आ गया, उसके बाद हो आ गया, मतलब सारा टेक्स्ट उल्टा हो गया। अब आप बोलोगे कि इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर औक़ात हम उर्दू या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब उर्दू हमारी इस हाथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसमें हमें अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है कि हम ये वाला टैग दें। बहरहाल अब चूँकि HTML5 है तो वो ऑटोमेटिकली उर्दू को समझ लेती है, लेकिन पहले हम इस टैग का यूज़ किया करते थे कि उर्दू जो है ना, जब हम लिखते थे तो वो इसी हाथ लिख देता था, मतलब वो इंग्लिश की तर्ज में इधर से स्टार्ट करता था लिखना, वन बाय वन।
तो वो फिर हम उसको इधर का दे देते थे। अगर कोई किसी लैंग्वेज को लेफ्ट का देना है तो फिर लेफ्ट की डायरेक्शन दे। क्लियर हो गया समझ लैंग्वेज की डायरेक्शन के लिए होता है वीडियो टैग। वीडियो टैग। क्लियर है इतना? जी हाँ जी क्लियर। अच्छा अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये वो बोल रहे हैं कि देख लेते हैं। यूज एन HTML टैग एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर कूल। ये जो कूल है ना, इसके गिर्द इस तरह से कोटेशन मार्क्स ऐड करने हैं। ये दो खाली जगह है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कोटेशन से लिखनी है। हाँ कोटेशन। ये वाले तो ये तो कॉमेज है। क्यू का टैग आप यूज करोगे। हाँ। अभी आपने पढ़ा था। नहीं 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 वो कॉमे हो रहे हैं। ये कॉमे तो हमने यहाँ से ऐड कोटेशन मार्क्स की बात कर रहे हैं। ये बात तो वही क्यों कर रहे हैं पढ़ा ना, है? बात वही कर रहे हैं। वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस जो कूल का लेटर है ना, इसके गिर्द अगर कोटेशन मार्क ऐड करने तो क्या करेंगे? क्यों का टैग। सही है। ठीक हो गया? हाँ। अच्छा जी। The text below should be quoted section. Add the proper HTML element to it and specify that it is quoted from the URL this. वो कह रहे हैं कि इसको ब्लॉक कोड करना है और यहाँ पे इसको बताना है कि इस वेबसाइट से ये वाला कोड लिया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा टैग लिखेंगे? कोड करना है इसको, इस पूरे पैराग्राफ को। कोड मतलब कोटेशन देनी है। क्यों? इसके अलावा आपको बताया था पैराग्राफ के लिए होता है ब्लॉक कोड। पैराग्राफ के लिए ब्लैक ब्लॉक कोड है। ठीक है। क्या स्पेलिंग है? मतलब यही है। यहाँ पे यूज किया है अभी। हाँ ये इधर किया ब्लॉक कोड नहीं QUOT TE बस टी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट आएगा इसके लिए? साइट। उसको बंद करने के लिए नहीं, ये एट्रीब्यूट आएगा ना आगे, जिसमें हम उस वेबसाइट का लिंक देंगे जहाँ से वो कोटेशन ली गई है। अच्छा ये लिंक देने के लिए है। हाँ लिंक देने के लिए नहीं है। साइट ये तो नहीं हमने साइट वाला नहीं देखा है अभी जनाब, अभी देखा है, मैंने आपको बता के गया हूँ। सी से ना तो और पहुँचे नहीं नहीं साइट वाला मैं नहीं पढ़ा। ऊपर चलते हैं मेरा। देख ये ब्लॉक कोड था। हाँ। इसमें हमने ये देखा साइट के एट्रीब्यूट देते हैं। मैंने आपको बताया कि ये पैराग्राफ किस वेबसाइट से लिया गया है, हाँ, किस सोर्स से लिया गया है, बिल्कुल उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वही तो वो बोल रहे ये हैं। पैराग्राफ इसके लिए साइट का आप एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, ब्लॉक कोड आप यूज़ करोगे पैराग्राफ को कोटेशन के लिए। ये चीज़ अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो करेक्ट है आंसर। अच्छा आगे चलते हैं। मेक द टेक्स्ट बिलो गो राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। कैसे होगा? कौन सा टैग है? राइट टू लेफ्ट। हाँ। वो इंग्लिश वाला कौन सा नाम क्या है? राइट लेफ्ट राइट ही होगा। टैग का नाम क्या है? LTR वीडियो। उसके अंदर DIR आ जाती है। अच्छा अच्छा वीडियो ठीक है। RTL वीडियो डायरेक्शन तो फिर RTL राइट टू लेफ्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे वीडियो। हाँ जी। ठीक लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि ये WHO लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह हमने DHQ का किया था, ये WHO लिखा हुआ है। तो इसको हमने ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो पूरा एब्रीवेशन है शो करना है। तो ये खाली जगह में क्या लिखेंगे आप? टैग का नाम क्या आएगा? ये नहीं चलती थी ये मेरे भाई एब्रीवेशन है तो एब्रीवेशन ठीक है सर जी, याद रखने हैं साथ साथ। ओके हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था, जब आप एब्रीवेशन देते हो और यहाँ पे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप एक तो नीचे डॉटेड लाइन शो हो जाती है, माउस लेके जाते हो। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन शो हो जाएगी, शो हो जाता है ये वाला भी पूरा लफ्ज़। तो जो पूरा लफ्ज़ है वो इधर लिखेंगे एब्रीवेशन किसमें लिखेंगे? मतलब ये इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा जिसको हम देंगे? टाइटल ठीक हो गया। ओके सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही किए हैं। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट बहुत ही इजी सी चीज़ है। मुझे भी मिल जाएगा ये वाला। हाँ ठीक है। अच्छा कमेंट्स जो है ना वो बड़ी इजी सी चीज़ है। कमेंट मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को आपने कमेंट करना, इस चीज़ को आपने कमेंट करना, आप क्या करोगे? हर लैंग्वेज में कमेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। फर्स्ट करो इसको मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, या मैं इधर एक अलग से कमेंट देना चाह रहा हूँ,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ here is some comment। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर, हो रहा है ना? हाँ जी here is अब मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये वाली ब्रैकेट डालूंगा, एक्सक्लेमेशन साइन डालूंगा, अच्छा ठीक है डबल कोट्स डालूंगा। अब आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया है ना, कलर से नेक्स्ट सारा कलर चेंज हो गया। सारा कलर से अब वो क्योंकि समझ रहा है कि एंड तक जो है ना वो कहीं पे क्लोज हो रहा होगा, मतलब मैं इसको क्लोज करने के लिए इस तरह से क्लोज कर दूँगा। स्पेस दे ना दे इसके और इसके, हाँ स्पेस का मसला नहीं, इसके और इसके दरमियान जो कुछ भी लिखा है वो क्या वो है, कमेंट है, और कमेंट फ्रंट पे शो नहीं होते। कमेंट शो नहीं होते, हाँ इसीलिए इनका नाम है कमेंट। मतलब कमेंट हम देते क्यों हैं? कमेंट हम देते हैं अपने लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई पहले से बनी हुई वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ जो बनाई हो मैंने, ठीक है? सो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से खोल लेता हूँ, कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इसके मैं फ्रंट पेज पे चला जाता हूँ, जैसे कि ये नीचे आ रहा हूँ, इधर देखो, ये जो मैंने टैग्स दिए हैं ना, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस पर एक कमेंट दिया है, ओपन ग्राफ मेटास, ताकि मुझे अगर मैं 10 साल बाद भी इस कोड को देखता हूँ मुझे याद आ जाएगा कि ये मैंने ये वाले जो लिंक्स हैं ये इस काम के लिए यूज़ किए थे। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ट्विटर के मेटा टैग्स ये हैं, ये अपने याद दहानी के लिए, समझ लगी? ये देखिए दूसरा एक और सिनेरियो है, सबलाइम हमें ये ऑप्शन देता है कि हम ये डिव को देख सकें कि कहाँ पे वो ओपन हो रही है, कहाँ पे क्लोज, और मिनिमाइज मैक्सिममाइज की भी, लेकिन स्टिल हम ये कर देते हैं फिक्स बॉटम डिव इधर से स्टार्ट हो रही है। नीचे आता हूँ तो मैंने कमेंट ऐड किया होगा, प्री लोडर इधर से स्टार्ट हो रहा है, फलाना स्लाइडर इधर लगा हुआ है, हेडर इधर लगा हुआ है, लोगो इधर लगा हुआ है, अपने लिए, ओके, ताकि मुझे याद रहे कौन सी डिव किस काम के लिए यूज़ हो रही है। तो मैं उसको क्या करूँगा, एक उसके पास ही कहीं पे एक कमेंट छोड़ दूँगा। अच्छा एक ये इनका काम ये वाला, दूसरा क्योंकि इनका मेन काम यही है कि किसी भी चीज़ को अगर छुपाना है ना उसको फ्रंट पे शो नहीं कराना, फ्रंट पे शो, इसमें जो भी लिखोगे उर्दू में पश्तो में जो भी लिखोगे उससे तो काम है वो कोडिंग में शो होगा, बस फ्रंट पेज पे शो नहीं होगा। हाँ कोडिंग में शो होगा, सिर्फ वो फ्रंट पेज पे शो नहीं होगा, ओके, अपने लिए है वो, ठीक है? अच्छा अगर आप कोई बड़ा कोड है ना, जैसे ये इतना बड़ा कोड है, बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, या 10,000 लाइन का कोड है, तो आप बजाय उसको एक एक करके डिलीट करो उसमें से भी, ठीक है? आप अक्सर बात ये करते हो, या आपको लगता है कि अभी आपने उसको रिमूव करना है लेकिन बाद में आपको दोबारा ऐड करना पड़ जाएगा कभी, तो आप उसको भी कमेंट कर दो, अभी आपने डिलीट करना है, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब 5 दिन के बाद मैंने उसको दोबारा ऐड करना, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा सारा कुछ, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा लिखूँ मैं उसको कमेंट कर दूंगा, वो फ्रंट पे शो भी नहीं होगा, उसका काम भी कोई नहीं होगा, उसका काम भी कोई नहीं होगा, अभी के लिए वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसको मैंने दोबारा ऑन करना है तो मैं इसको दोबारा से वो वापस कर दूँगा। ओके। अच्छा एक चीज़ मैं मज़े की बताता हूँ जो सबलाइम हमें ऑप्शन देता है। अभी ये टैग्स लिखने के लिए आप खुद लिखते हो इस तरह करके, ओपन और क्लोज इसको करते हो, फिर इसमें लिखो, कितना टाइम लगा इसमें। अब अगर आप इसको ओपन या फर्ज करो इस हिस्से को मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये दबाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा एक और ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट अगर दबाते हो ना तो उसने इधर से ओपन किया, इधर उसने क्लोज किया। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते, अच्छा इसी बटन को ये देखो मैं दबा रहा हूँ, इन दोनों को दबा के साथ वो कमेंट हो भी रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। दूसरा ये कि अगर मैं खाली कंट्रोल और ये दबाता हूँ, शिफ्ट नहीं दबाता, फिर भी हो रहा है, खैर हो तो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका क्या तरीका है। फर्ज करो ये दो है ना, नहीं अभी के लिए वो एक जैसे ही काम कर रहा है, पर अक्सर बात ये होता है मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप खाली दबाते हो ना, कुछ सॉफ्टवेयर में ये होता है कि उसके लिए वो फिर क्या करते हैं, इस लाइन को अलग कमेंट कर देते हैं, नीचे वाली लाइन को फिर से कमेंट कर देते हैं, एक कमेंट नहीं ना करते, वो हर लाइन को अलग अलग कमेंट में कर देते हैं। कौन? अक्सर सबलाइम भी इस तरह ही करता है, कंट्रोल और इसको दबाओगे तो वो अलग अलग लाइन में कर देता है। मल्टीपल लाइंस को करना है तो फिर आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, ये कोड, कंट्रोल शिफ्ट, कोड तो यूज़ करना ही है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। लेकिन आसानी के लिए ये है कि आपको खुद ना लिखना पड़े, तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और ये दबाओगे तो सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, सिलेक्ट करके समझ लगी चीज़ की, क्लियर? ओके, कमेंट्स क्लियर है? कमेंट्स क्लियर हो गए। आज मैं यहाँ से ना मैंने एक टॉपिक मिस किया, ये बाकी के जो है ना ये था इंट्रोडक्शन, दोबारा से ज़रा स्टार्ट से चलते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि HTML स्टैंड फॉर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हाइपरटेंशन मॉनिटर,
ठीक है। इसमें फिर हेडिंग पैराग्राफ वगैरह इसका भी आपको ऑलरेडी बताया बिल्कुल था। ऐसे ही है। डॉक टाइप HTML का मैंने आपको नहीं बताया। ये बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ये मैंने भी इधर लिखा हुआ है, ना भी लिखो तो आपका कोड चल रहा होता है, ठीक है। बहरहाल ये हम डिक्लेयर करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं इसकी टाइप क्या है, HTML। और अभी तो बस आप यही लिख देते हो, और लिखना लाजमी भी नहीं है, लेकिन जो पुरानी HTML का वर्जन था ना उसमें ये लिखना भी लाजमी था, उसमें हमें कुछ लिंक्स भी देने पड़ते थे इसके अंदर, तो तब ये यूज़ होती थी। अभी के लिए आप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। मेरे लिए हेड बॉडी टाइटल वगैरह का टैग पढ़ा हमने। फिर हमने ये पढ़ा कि कुछ टैग नेम्स होते हैं इसमें HTML में, टैग के नाम आपने याद रखने होते हैं, और टैग ओपन होता है और क्लोज स्लैश से होता है। एडिटर्स में मैंने आपको बताया अभी नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिस तरह से ब्रैकेट्स का बताया, या नोटपैड प्लस प्लस का या सबलाइम का। मैंने आपको बोला कि आप कौन सा यूज़ करोगे, सबलाइम। बेसिक एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि आप किस तरीके से, छोटी मोटी एग्जांपल नहीं है, हेडिंग में कैसे कर सकते हो, पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, लिंक का मैंने आपको नहीं बताया, लिंक कैसे दे सकते हो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इमेजेस कैसे ओपन करते हो इसका भी मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो आगे इसके टॉपिक्स हैं, लिंक्स के भी इमेजेस के भी सारे हैं, ठीक है। बेसिक में सारा कुछ उन्होंने बता दिया, वैसे दिखाया ना कि क्या होता है, समझ लगी चीज़। अच्छा नेक्स्ट अभी हम चलते हैं। मैंने यहाँ से ना एक ये आपको पता लग गया, एलिमेंट्स बेसिकली टैग्स को बोला जाता है, टैग्स को, टैग जितने भी हैं उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। वो इस चीज़ का बता रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। नेस्टेड का मतलब कि एक एलिमेंट आपने ओपन किया उसके अंदर एक और एलिमेंट ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल बॉडी है, इसके अंदर आपने H1 यूज़ कर लिया, H1 के अंदर आप फिर से कोई कर सकते हो यूज़, समझ लगी चीज़ की। ये एक एलिमेंट के अंदर आप दूसरा लिखोगे उसको नेस्टेड बोलेंगे, क्लियर है इस चीज़ का। इसमें फिर उन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, जैसे नेवर स्किप द एंड टैग। फर्ज करो आप ऐसा करते हो, ओपनिंग कर देते हो टैग की, क्लोज नहीं करते, फिर क्या होने वाला है मसला। फिर वो काम फर्ज करो ये मैंने ओपन किया ना, ये देखते हैं अभी तक ये एड्रेस का टैग ओपन किया हुआ है, मैं इसको क्लोज नहीं करता, तो जब क्लोज ही नहीं हुआ तो वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, तो वो हर चीज़ को हो सकता है टैली कर दे। देखो कहाँ तक टैली को हो गया सब कुछ। अब इतने कोड आपको दिया जाए, आपको ये भी फाइंड करना मुश्किल होगा कौन सा टैग इसमें से मिसिंग है, समझ लगी। तो क्लोजिंग आपने लाजमी करनी है, ये चीज़ क्लोज लाजमी करना। उसके अलावा BR का टैग बताया, एम्प्टी लाइन अगर आपने लेनी है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इससे क्या मुराद है, C++ या जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक ये कीवर्ड्स ही है ना, पहले से डिफाइन है, पहले से डिफाइन है ना, तो ये उसमें केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मुराद क्या है कि अगर उसमें उन्होंने फर्ज करो एक उधर है cout के नाम से कीवर्ड है, मैं cout को cout नहीं लिख सकता, इस तरह बड़ा नहीं लिख सकता, ठीक है, या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है, या मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता, मुझे इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा, इस तरह से जिस तरह से ये है, छोटी क्या जिस तरह सेम है उसी तरह। अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसको बड़ा, छोटी है तो छोटी। HTML में ये वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, आप उसको बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं, काम करेगा। बट ये है कि HTML के पुराने वर्जन में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता था, HTML5 के अंदर इसको अलाउ किया जाता है, लेकिन स्टिल अच्छी अप्रोच यही है कि आप इस तरीके से ना करो, ठीक, क्योंकि आगे जावा हमेशा आप इसको छोटे लेटर्स में ही आप इसको लिखो, ठीक हो, क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे हम चलते हैं एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया कि हर टैग नेम का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, इसको भी छोड़ दो ये क्या एट्रीब्यूट है। अभी हमने अगर अपने कोड में आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा टाइटल का एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, dir ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक कलर एक एट्रीब्यूट है, फेस एक एट्रीब्यूट है, साइज एक एट्रीब्यूट है। इन चीज़ों की इसमें लगी एट्रीब्यूट वही जो मतलब हम टैग नेम में बेसिकली एट्रीब्यूट में होता क्या है, देखो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज देनी है ना, जैसे ये देखो ये फाउंड तो हमने अप्लाई कर दिया लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ था, हमने बताया मेन तो यहाँ पे है कि कलर क्या करना है, फेस क्या करना है, साइज क्या करना है। तो जो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देते हैं एट्रीब्यूट्स के थ्रू। जैसे कि बॉडी है, बॉडी का हमने टैग दिया, इसके अंदर जब हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं उसका BG कलर, जैसे इंसान है, इंसान के एट्रीब्यूट है
मतलब हर इंसान के पास आंखें होती हैं। अब उसका एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा, आंख आंखों का का साइज, कलर, आंख का कलर, कलर, आंख की शेप, शेप, ठीक है, डिफरेंट चीजें, लेंस की फिर जो शेप है वो आ जाएगी। बिल्कुल ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, और हर चीज की अपनी 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 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी, होती है। क्लियर है? बिल्कुल। अब आप एक तस्वीर का कलर तो नहीं कह सकते कि तस्वीर का ये कलर कर दो। तस्वीर का क्या कलर होना, ठीक है। टेक्स्ट का कलर होता है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होता है, इमेज के ऊपर कौन सा फॉन्ट साइज अप्लाई होगा नहीं, इसीलिए हर चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये कोटेशन है, कोटेशन के ऊपर भी मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ, पैराग्राफ पे भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे भी दे सकते हो। क्लियर है? मेरे भी हमने इमेज और लिंक्स के बारे में नहीं पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और हेडिंग्स पैराग्राफ पढ़ लिए, आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है स्टाइल्स। क्या आता है? स्टाइल्स के बारे में अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ा रहा, इसको हम इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट कल हम इसी के ऊपर स्टार्ट करेंगे पहले। किसके ऊपर? स्टाइल्स पे। हेडिंग्स और स्टाइल्स में क्या कर लिए हैं। हाँ, स्टाइल्स में वो क्या बताएंगे, CSS के बारे में। CSS को करने के कितने तरीके हैं, किस तरीके से हम CSS का कोड लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। CSS का काम होगा HTML में। HTML के अंदर जो हमने उसमें निखार पैदा करनी है या आप कह लो स्टाइलिंग करनी है, वो किससे होगी? CSS से होगी, HTML के अंदर। हाँ, तो वो हमें करने के लिए CSS का यूज़ करना है, जो हम इसमें पढ़ेंगे कल। ठीक है, थोड़ा लंबा काम है ये वाला, इसलिए जो है ना कल करेंगे। ठीक है, आज का मतलब आज हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी। फॉर्मेटिंग में हमने बोल्ड का टैग, इटैलिक का टैग, ये पढ़ लिया, सब इसके बाद मार्क, स्मॉल, ये वो सारे पढ़ लिए। ठीक है, कोटेशन में मैंने आपको बताया क्यू का टैग, ब्लॉक कोड का, एब्रीविएशन का टैग किसी का फरमान के लिए, यहाँ के किसी की भी कोई बात कही हुई करनी है, ब्लॉक कोड पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ में किसी की कोई बात कही हुई लिखनी है, पैराग्राफ में किसी की कोई बात कही हुई लिखनी है। वो थोड़ा सा काम दोनों का सेम है, लेकिन ये है कि ये छोटे के लिए और ये बड़े पैराग्राफ। एड्रेस लिखने के लिए, साइट वो लिंक के लिए, हाँ, किसी कहाँ से सोर्स लिया APD ऐसे ही है, पता नहीं। और वीडियो में डायरेक्शन आ जाती है, आप बता देते हो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कमेंट्स पढ़े। कमेंट्स में क्या था? कमेंट्स में वो अपनी याद देने के लिए ये चीज़ बंद करनी है या ये चीज़ बंद करनी है, या मतलब ये वर्क ना करे, जो चीज़ हमें अपने लिए वहाँ पे रखनी है, शो नहीं करवानी, उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे? कमेंट्स। ठीक है, अच्छा, ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स, आप यहाँ से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, W3 स्कूल नहीं, schools.com, ये आप ओपन करोगे, थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ये बटन है यहाँ पे HTML लिखा हुआ है ना, यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये वो सारी लैंग्वेजेस के यहाँ पे ऐड किए हैं। आपने भी कौन सी करनी है? HTML। ये बटन है लर्न HTML का, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपने जो भी आज लेक्चर्स पढ़े हैं उनकी आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, हमने यहाँ तक पढ़े, पैराग्राफ तक नहीं, फॉर्मेटिंग निकाल, स्टाइल छोड़ा है, स्टाइल छोड़ा है, फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कमेंट्स तक है। आज हम लास्ट यहाँ तक करेंगे, कलर्स तक। हाँ, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ये सवाल वगैरह कहाँ से खोले थे आप? वही मैं बताता हूँ। तो जब भी ये फर्स्ट करो HTML कमेंट्स खोला हुआ है ना, सबसे नीचे आओगे इसी पेज में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, इस पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये देखो HTML कमेंट्स के जितने एक्सरसाइज हैं, फिर वो इसकी जितनी है, इसकी समझ लगी? बेहतरीन हो गया, ये सही होगा। अच्छा, कमेंट्स की समझ लग गई है। हाँ जी, कमेंट्स। अब आगे चलें कलर्स के ऊपर। ये आज का हमारा आखिरी जो है वो है लेक्चर, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे कल ही करेंगे। ठीक है, CSS के बारे में कल हमने पढ़ना है। देखो नेक्स्ट भी आगे क्या लिखा हुआ है, CSS, और अगर ऊपर आते हो तो ये भी स्टाइल्स भी CSS के ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें जो है वो कब कवर करेंगे? कल। अभी के लिए HTML कलर्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कलर्स के अंदर डिफरेंट 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, RGB, बैकग्राउंड कलर, HEX और HSS। RGB, HEX और HSS, इनसे क्या मुराद है ज़रा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में कितने कलर्स हैं? दुनिया में बहुत कलर, 10 मिलियन कलर्स हैं। अच्छा, आपको कितने कलर्स के नाम याद है? 10 के भी पता नहीं होंगे या नहीं है, सोच के बताओगे। तो मेरा ये है कि हर कलर, अगर आप रेड की बात करते हो, ग्रीन, ब्लू, येलो,
पिंक, जो जितने भी कलर हैं, पर्पल, हर एक की शेड्स हैं डिफरेंट, और हज़ारों लाखों के हिसाब से शेड्स हैं। शेड है एक कलर के हिसाब से। मतलब पूरी दुनिया में भी आपने देखा ही है कितने कलर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन कलर्स हैं। तो इतने कलर्स के हर कलर का नाम देना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये जो मैं अभी आपको कलर्स की बात बताने लगा हूँ, आप फर्ज करो पेंट करवाने जाते हो घर में, आपको वो एक पूरी वो देते हैं, बुक देते हैं जिसके ऊपर वो पेंट के नाम लिखे होते हैं, उनके नीचे भी जो कलर्स लिखे होते हैं वो भी इन्हीं कलर कोड्स के अंदर से कोई कोड होगा। हाँ कोड होते हैं बिल्कुल, और वो ज़्यादातर हेक्सा कलर कोड लिखा जाता है, इसको हेक्सा कलर कोड बोलते हैं, HEX। ठीक है, अच्छा ये चीज़ क्लियर है पहली बार। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हम कोड डिफाइन करते हैं, क्या होता है। अब ये कोड आपने याद नहीं करना है क्योंकि 10 मिलियन कलर्स हैं, अगर ये याद करने बैठ गए तो फिर आप HTML कर चुके हो। ठीक है, बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं या किस तरीके से आप करते हो। ठीक है, तो पहली तो चीज़ ये है, मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप है, इसको छोड़ो पहले ये देखो कलर देना किसको है, मुझे ये नहीं, किसी भी चीज़ पे यार कलर देना है। फर्ज करो बैकग्राउंड का कलर है, फ़ॉन्ट के लिए तो कलर हो गया, बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर हो गया, हाँ फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे ना कलर के। चलो जी फ़ॉन्ट में चले जाते हैं हम। यहाँ पे ना एक H1 ले लेते हैं, H1, और इसमें फ़ॉन्ट का टैग ले लेता हूँ, हियर इज सम हेडिंग। ठीक है, और इसका जो है ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर टू हो गया रेड, वो तो हो गया रेड लिख दिया। ठीक है, अब रेड जो है ना उसकी हम कोई शेड देना चाहते हैं, या रेड ही फर्ज करो हम कोड के थ्रू करना चाहते हैं, तो इसमें ना डिफरेंट तरीके के, पहली बात है कोड है, डिफरेंट तरीके के कोड्स हैं। ये मैंने लिखा, इससे भी रेड ही कलर होगा। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पहले कौन कौन सी कलर की टाइप्स हैं वो सुन लो, उसके बाद चलते हैं कलर टाइप्स। पहली टाइप है RGB के नाम से, दूसरी टाइप है हेक्सा के नाम से, तीसरी कौन सी थी, HSL लिखा हुआ है। हाँ HS। क्लियर है? RGB का मतलब है रेड ब्लू RGB का रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन सॉरी रेड ग्रीन और ब्लू, समझ लगी? मतलब कि इसमें जो ये है इसका मुखाफफ क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू, तीन कलर हैं इनके मुताबिक जितने भी दुनिया में कलर हैं वो सारे इन्हीं तीनों कलर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फर्ज करो अच्छा पहली बात RGB कलर कोड है, उसको देने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे लिखते हो RGB, ब्रैकेट डालते हो, इसके अंदर आप तीनों की वैल्यूज डिफाइन करते हो। फिर इसकी मैं 10 कर देता हूँ, इसकी मैं 0 कर देता हूँ, इसकी 0 कर देता हूँ। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू की। हाँ अच्छा पहली बात ये जो वैल्यू है ना सबसे कम है 0 और सबसे ज़्यादा आप दे सकते हो 255। सबसे ज़्यादा कितनी दे सकते हो, 255। अभी मैंने 255 दिया है। पहली वैल्यू जो है इसमें रेड को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू ग्रीन को, तीसरी ब्लू को। तो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये जो 255 ये मैंने किसको दिया है, कौन सी वैल्यू, रेड को। अभी ये अगर मैं कलर ये वाला कोड अप्लाई करता हूँ तो क्या कलर होना चाहिए, रेड। हाँ अब पता नहीं ये कलर कोड इधर काम करता है नहीं, क्योंकि इसके लिए CSS का यूज़ करना पड़ता है। मैं ये जो RGB कलर कोड है यहाँ पे काम नहीं कर रहा, बहरहाल CSS तो हमने बाद में पढ़नी है, लेकिन मैं फ़र्ज़ करो इसको ना अभी CSS के थ्रू ही कलर कर लेता हूँ। उसको ना आप देखना कि हम किस तरीके से करते हैं, लेकिन कलर के बारे में जानना है ना, CSS तो हम बाद में करेंगे। बहरहाल ये स्टाइल का मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है, इसके अंदर कलर का टैग लिख रहा हूँ, ये CSS लिखने का तरीका है, लेकिन इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे। कलर जो है ना मेन आपने उस पर फोकस रखना है। कलर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, रेड हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही वाला जो हमने पेस्ट किया था, कॉपी किया, RGB 255 0 और 0। ये रेड क्या रेड ही हो रहा है, क्लियर है? अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ इधर 0 कर देता हूँ, इधर 255 कर देता हूँ, ये तो ब्लू चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इधर 0 कर देता हूँ और इधर 255 कर देता हूँ तो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं इन दोनों को 255 और 255 कर देता हूँ, 255 का मतलब है कि इस वक्त ये अपनी पीक वैल्यू के ऊपर है, रेड भी अपनी पीक वैल्यू पे है, ग्रीन भी अपनी पीक वैल्यू पे, और ब्लू बिल्कुल नीचे है। ब्लू बिल्कुल। अब दोनों का कलर क्या होगा, येलो। रेड और ग्रीन मिक्स करके क्या बनता है, येलो। ठीक है, अच्छा अगर मैं तीनों को 255 कर देता हूँ तो फिर वाइट हो जाएगा, अच्छा वाइट हो जाएगा। हाँ, और अगर मैं इनको 0 0 कर देता हूँ
फिर तो वही रेड ही रहेगा वो जो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर 000। बाकी अगर मैं इसको 255 कर देता हूँ, इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ, यहाँ आप ये वाला काम यहाँ पे भी कर सकते हो, कलर डॉट, अगर फोटोशॉप पास नहीं है तो कलर डॉट अडोब डॉट कॉम पे जाके यहाँ पे भी आपको कलर व्हील मिल जाता है, उससे आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। ये देखो, जो भी यहाँ से सेलेक्ट करोगे कलर, उसका नीचे जो है ना वो कलर कोड लिखा आ जाता है। ये RGB, आर की इतनी, जी की इतनी, ब्लू की इतनी वैल्यू, देन ये कलर हो, ये हेक्सा कलर कोड भी इधर लिखा है, क्लियर है। फिर आपको ब्राइटनेस भी इसमें लिखी आ रही है, यहाँ से आप कलर मोड भी डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, RGB करना है, HSB करना है, LA भी करना है, HMYK भी होता है कलर कोड, डिफरेंट कलर कोड है, बहुत सारी टाइप्स हैं कलर कोड की, ठीक है। बस वेब में कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसकी भी बात करेंगे। अभी ये आपने समझ लिया इस चीज़ को। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फोटोशॉप में, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखो ग्रीन चूज़ किया, इसकी ना मैं सबसे ऊपर ले वीक वैल्यू 255 RG और बी B। ग्रीन की मैंने वो कर दी है 255, R की भी मैं 0 कर देता हूँ वैल्यू। ये देखा अभी क्या हुआ था R पे करने में, ये देखो चेंज होना स्टार्ट हो 50 कर देता हूँ। और रेड को पहले कितनी थी, 42 थी ना इसकी, पहले में 42 थी, 1 थी 42 वैल्यू थी। अच्छा बहरहाल ये है, अब देखो वो कहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको कर देता हूँ 0, वो पीक पे ही है R 0 कर दिया, G कर दिया है 255 और ब्लू भी कर दिया है 0। तो कलर कौन सा बन रहा है, पैरेट ग्रीन। अच्छा अब ये देखो, जब भी मैं इसको कहीं भी किसी भी छोटे से हिस्से में लेके जा रहा हूँ तो वो कलर कोड चेंज कर रहा है, R का भी कलर चेंज हो रहा है कोड, G का भी चेंज हो रहा है, B का भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। अब फर्स्ट को एक तस्वीर है, आपको ना पता क्या है, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो ना तो आपने देखा होगा वो एक ही कलर स्कीम पे चल रही होती है। और उसको व्हाट्सएप है ना ग्रीन है ना, तो ये ग्रीन में ही होगा, फेसबुक ब्लू है ना तो वो ब्लू में ही बनेगी पूरी, जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होना है ब्लू एक ही कलर यूज़ होना है, और ब्लू की भी सेम शेड यूज़ होनी है। ऐसे ही तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कलर कोड अपनी वेबसाइट का चूज़ कर लेते हैं कौन सा करना है। तो फर्ज करो मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, ये बड़ा है, ये आपको फर्ज कर लो क्लाइंट आपको लोगो देता है ये वाला, कहता है मेरा ये लोगो है, ठीक है, आपने मेरे लिए वेबसाइट बनानी है तो इसी कलर, यही वाला कलर स्कीम रखनी है, उसके अंदर कलर यही होने चाहिए। एक तो ये है, ये देख लेते हैं कौन सा, ये मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट की है, क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास कलर आ गया इसका, ये है $0000 ये कौन सा कलर है, ब्लैक सिंपल। अब मेन मसला इस कलर का, क्लिक किया, ये हमें पता लग गया इसकी ये वैल्यू है 105 28 255 105 28 अच्छा और अच्छा 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 ठीक 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 क्या है 105, आगे क्या है 28 और क्या है 2। 0 2 अब देखो यहाँ ओके पे ये कलर जनरेट और ये ठीक वही वाला सेम अब कलर मुझे होगा। समझ लग गई है ठीक है। अब यही जो तस्वीर से मैंने कलर फोटोशॉप से लिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई color.adobe.com। यहाँ पे आते फिर वो कलर व्हील को घुमा के अगर किसी तस्वीर से पकड़ना है ना कलर, तो फिर आप ये ऑप्शन है ऊपर ही एक्सट्रैक्ट थीम, सेलेक्ट कर रहा हूँ और फर्ज करो मैं वही वाली फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यार कोई इधर से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ, देख रहे हो जिस कलर पे कर रहा हूँ वो मुझे उसका कोड देगा। ठीक है ये कोड भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये CSS में लगेंगे कोड। हाँ ठीक है और ये हमने यूज़ इन्हीं कोड्स का करना होता है, क्लियर है, ठीक है इनके थ्रू ही हम करते हैं काम। तो RGB कलर कोड का आपको समझ इसके आती है, थ्रू ना भी करे तो काम चलेगा, किसके थ्रू मतलब इस इन चीजों के थ्रू डायरेक्ट कोड भी दे दे हैश वाला कोड, ये भी कोड है, ये एक कोड है, हैश वाला उसकी तरफ भी आते हैं बाद में, पहले आप समझो ये भी एक कोड ये है। भी कोड है, तो ये वाला कोड जो है RGB कलर कोड कहलाता है, ये थोड़ा इसकी समझ लगी। बिल्कुल इसमें 3 वैल्यूज आप देते हो, R की, ग्रीन की और ब्लू की, इतना क्लियर है काम। इसमें सबसे कम वैल्यू कितनी होती है 0 और सबसे ज्यादा 255, क्लियर है, याद रहेगा इतना। अब आगे चलते हैं हमारे पास सेकंड टाइप की HEX, इसको बोलते हैं हेक्सा कलर कोड। क्या बोलते हैं
अच्छा, हेक्सा का वर्ड कहाँ से यूज हुआ है? हेक्साडेसिमल के बारे में सुना होगा? हेक्साडेसिमल ना कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर वैसे तो बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन बाइनरी के बाद डायरेक्टली हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं करते। उसके बाद जो बाइनरी में वैल्यूज होती हैं ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है। पहली तो बात है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो है डेसिमल, जो 0 1 2 3 कितने हिस्से होते हैं ह्यूमन वाली, जो ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है डेसिमल को, उसमें हिस्से होते हैं 0 से लेके, ये मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता रहा हूँ हेक्सा की वजह से, ठीक है। उसमें हिस्से होते हैं 0 से लेके 9 तक। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्ज करो आपने 1000 रुपया लिखना है, तो आप 1 वाला एक करेक्टर लिखोगे, 0 वाला करेक्टर 3 दफ़ा लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा? मतलब आपने जितनी भी गिनती करनी है वो 0 से लेके 9 के दरमियान ही हो। क्लियर है? ऐसा ही है ना? इसको बोला जाता है डेसिमल। क्या बोला जाता है? डेसिमल। हेक्सा को नहीं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। 0 से लेके 9 तक इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ये जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो ना कहीं पे भी, तो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। बट डेसिमल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, 0 से 9 तक इसमें कैरेक्टर है। डेसिमल को, और जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर जिसको समझता है वो है बाइनरी 0 1। हाँ, 0 और 1 मैंने याद है, मैं पढ़ा था। ये है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें सिर्फ 2 हिस्से हैं, 0 और 1। अगर इसमें फर्स्ट करो 2 लिखना हो, तो 2 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें वाला? 0 1 के जरिए। हाँ, 0 0 1 2 होगा ऐसे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 2 जो है वो बाइनरी नहीं है, वो डेसिमल है। वो डेसिमल। तो 2 अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो जो आंसर आएगा वो आंसर है ये। कैसे निकालना है हमने आंसर? कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक पीपीटी दे सकता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ इधर। सॉरी, नंबर सिस्टम्स में चले जाते हैं। हर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी। इसमें कौन कितने सिंबल्स हैं? 0 1। यूज्ड बाय ह्यूमंस? नो। यूज्ड बाय कंप्यूटर्स? यस। डेसिमल 0 से 1 से 9 तक। 0 1 से 9 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक ह्यूमन समझ सकता है, कंप्यूटर नहीं समझ। ओके, क्लियर है। जब भी डेसिमल में हम 2 लिखते हैं ना, अब यहाँ पे बताया गया होगा नीचे कि उसको कन्वर्ट किस तरह से किया है। तो बहरहाल ये हमारी हेडेक नहीं है कन्वर्ट करना। अब तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ चल रही है, तो उसको खुद ही कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना। बहरहाल ये देखो ये किसके लिए है हेक्सा लैंग्वेज, मतलब क्यों? मैं बताता हूँ। ये देखो, पहले डेसिमल में हमने बस 2 लिखा है, बाइनरी में 2 है, बाइनरी में नहीं ना, 0 1। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक कन्वर्ट है। करना वो तो मुझे समझ। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको उसका बताता हूँ। ये आ गए हम डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। इसके लिए हम ना फर्ज करो ये लिखा हुआ है 125, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बोला? बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? 125 को डिवाइड करेंगे 2 में, क्या आंसर आया? 62। फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से करेंगे। अब ये जो पूरी लिस्ट है ना, जो बच रहा है, मतलब 2 को डिवाइड किया, ये जो बचा, इसको डिवाइड किया, ये जो बचा 0 बचा, 1 बचा, ये जो पूरा है ना ये इधर आ जाएगा और ये बाइनरी में इसका आंसर होगा। अगर ये लिखना है हमने बाइनरी में तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैलकुलेटर में आता हूँ, इधर हमारे पास अगर सेटिंग में जाता हूँ तो प्रोग्रामर्स का कैलकुलेटर मौजूद है। यहाँ पे आपको वैसे चारों लैंग्वेज शो हो रही हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। अगर मैं डेसिमल में 1 लिखता हूँ तो वो बाइनरी में भी 1 है, लेकिन और अगर 0 लिखता हूँ तो वो हर लैंग्वेज में 0 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ डेसिमल में तो वो बाकी तीनों लैंग्वेजेस में 2 है, लेकिन बाइनरी में क्या हो चुका है? 0 0 1 0। तो उसने इसको डिवाइड किया, कन्वर्ट कर दिया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ओके। डेसिमल की भी समझ लग गई और बाइनरी की भी समझ लग गई।
अब बेसिकली बाइनरी से कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्टली डेसिमल में नहीं किया जाता कन्वर्ट, पहले ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने, ऑक्टल में पहले क्या है ये देख लेते हैं। ऑक्टल में जो करैक्टर्स है ना वो हमारे पास 0 से लेके 7 तक अवेलेबल है। कहाँ तक? 7 तक। जब भी 8 आएगा ना तो उसको हमें वो पता नहीं इसका भी कोई फार्मूला होगा, इसकी जरूरत नहीं, मुझे समझ आई, इसकी जरूरत आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए वो ज़रूरत है उनको। बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है, 0 1 का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेसिकली क्या है यार, इसके अंदर 0 1 का क्या मतलब? कोडिंग। कोडिंग नहीं है इसका मतलब, अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जब एक ट्रांजिस्टर को करंट जा रहा है तो उसका मतलब है 1, जब एक ट्रांजिस्टर को करंट नहीं जा रहा तो उसका मतलब क्या है, 0। हाँ जी, ये स्विच ऑन है तो इसका मतलब क्या है 1, ऑफ है तो क्या मतलब है 0। इसके अंदर बहुत सारे स्विचेस काम कर रहे हैं, वो 0 1 समझ रहे हो? जो ऑन है स्विच उसका मतलब है 1, जो ऑफ है उसका मतलब क्या है 0। अब उसको वो समझने के लिए बाद में हमने एक और लैंग्वेज बनाई है ताकि वो, अब देखो ना, उसको इस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे कि यूज़र को शो करवाना है लैपटॉप के ऊपर, उसके लिए डिफरेंट उनको स्टेजेस से गुजरना पड़ा। ये लैंग्वेज बनी, फिर एक और लैंग्वेज, फिर एक और लैंग्वेज, फिर वो आ जाती है। हाँ, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, दूसरी को तीसरी में कर रहे हैं, तीसरी को चौथी में, इस तरह करके अब आपके पास HTML आई हुई है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। तो इस तरह के रोले नहीं है ये फार्मूलों वाले सारे, समझ लगी? बरल ये देखो इसमें क्या है, ऑक्टल में 0 से 8 तक करैक्टर्स मौजूद हैं। मतलब कि अगर ये देखना यहाँ पे डेसिमल में, ये देखो ऑक्टल में जाता हूँ तो ये 8 और 9 बंद हो गया, 0 से 7 तक, ठीक है? हाँ ठीक है। अगर मैं डेसिमल में आता हूँ यहाँ पे 8 लिखता हूँ ना तो वहाँ पे वो होगा 10, उसको कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल से ऑक्टल में। अगर हेक्सा में जाता हूँ तो हेक्सा में ये देखो ABCD भी लिखी हुई है। अब ये पता क्या है, हेक्सा में 0 से लेके 9 तक मौजूद है करैक्टर्स, 0 से लेके 9 तक, और A से लेके F तक, A से लेके F तक का कैमरा आता है। ये देखो डेसिमल में गिराता हूँ, यहाँ मैं 11 लिखता हूँ तो हेक्सा डेसिमल में उसको B बोला जाएगा, समझ लगी? डेसिमल में अगर मैं 10 लिखता हूँ तो हेक्साडेसिमल में उसको जरूरी A नहीं बोला कि एक जाएगा। लैंग्वेज में एक को A बोला जाए, दूसरी में भी A बोला जाता है, उसको 10 भी बोला जा सकता है। हाँ, पर ये समझो पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें 9 तक करैक्टर मौजूद हैं डेसिमल में, 0 से 9 तक, इसमें भी 0 से 9 तक मौजूद है, लेकिन जैसे यहाँ पे 10 लिखेंगे ना तो वहाँ पे वो हो जाएगा A। अच्छा, ऐसी चीज़ है। ठीक। फिर अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में 11 लिखता हूँ तो हेक्साडेसिमल में वो होगा B। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो वो क्या होगा C। याद कर, अगर नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, 13 लिखेंगे तो होगा D। 14 क्यों बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ। 14 लिखा तो क्या हो गया E। 15 लिखा तो क्या हो गया F। अब मैं जब 16 लिखूंगा ना तो वो कन्वर्ट किया जाएगा हेक्साडेसिमल में। ये देख रहे हो 74 हो गया, ऊपर देखो। 116 लिखा गया ना, मैं तो खाली 16 नहीं था, ऐसे की हो गया 10। अब इसको कन्वर्ट किया गया है हेक्सा में, क्योंकि हेक्साडेसिमल के पास 0 से लेके 9 तक और जो 10 से लेके 15 तक है ना उसको A से लेके F तक रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ऊपर कोई चीज़ आएगी तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? पर ये 4 लैंग्वेज है। अब इतना मुझे तशहीर करने की, तफसीर बताने की क्या ज़रूरत थी, मैं बताता हूँ आपको। हेक्साडेसिमल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे हेक्सा कलर कोड। हाँ, तो पहली जो चीज़ मैं उसी की वजह से यहाँ पे आया था इतनी तफसीर देने, ठीक है, क्योंकि तुहानू समझ नहीं सी लगनी है कि की हो रहा है। बहरल हेक्साडेसिमल जो है ना, हेक्सा कलर कोड, ये हम हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है? पहली चीज़ इसमें 6 डिजिट्स लिखे जाते हैं, मतलब कि ये 6 डिजिट्स 2 3 4 5 6, ठीक है? और इनके स्टार्टिंग में हैश लिखते हो आप, ठीक है? ठीक हो गई, इतनी काम क्लियर है। जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेड के कलर को, अच्छा, दूसरे 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन के कलर, तीसरे 2 ब्लू। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब आपको, बिल्कुल, ठीक रेड, है? ग्रीन, ब्लू। अच्छा, अब ये उधर जो वैल्यू थी ना 0 थी और 255 थी, मिनिमम 0 थी, मैक्सिमम कितनी थी 255। इधर मिनिमम 0 है और मैक्सिमम है F, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम है F। यही बताने के लिए मैं आपको इधर आया था। ये देखो यहाँ पे हेक्सा में 0 से 9 तक और A से F तक मौजूद है, मतलब 0 से F तक। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 और सबसे बड़ी क्या है F। यही 10 में आया था,
समझ लगी? समझ लगी? भाई f तो 0 0 यार, ये देखना ध्यान से, ये डेसिमल है जिसको हम समझते हैं इंसान। यहाँ पे अगर 0 लिखा जाता है हेक्सा में भी 0 है। इन दोनों को देखो ऊपर वालों को, इधर हम 1 लिखते हैं उसको भी 1 समझा जाता है, 2 ठीक है, 3 3 समझा जाता है, 4 4 समझा जाता है, 5 5 समझा जाता है, 6 6 समझा जाता है। लेकिन जब ये 9 9 भी 9 समझा जाता है। जब 10 लिखते हैं ना तो हेक्सा में वो ए बोलता है उसको, हेक्सा में a बोलता है, ठीक 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, अच्छा। 12 को सी बोलते हैं। बोलते हैं, ओके। इस तरह से 15, ये ये सुनो 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 क्या सुनो, जब हम यहाँ पे डेसिमल में 15 लिखेंगे ना तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, एफ। क्लियर है? इससे ऊपर भी वैल्यू जाती है ना 16 पे जाएगी तो फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा। अब ये एफ इधर यही तो कह रहा क्यों लिखा है, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू सबसे ऊपर वैल्यू लेनी है। मतलब ये 255 हमने लिखा है। हाँ ये चीज समझाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि अगर आप यहाँ पे एफ एफ लिखते हो, अभी कौन सा कलर होगा ये मुझे अप्लाई करने सकता हो? अगर ये मैं आरजीबी कलर कोड खत्म कर दूं, रेड होगा, रेड हो गया, यस गुड, क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को 0 0 कर देता हूँ, इन दोनों को एफ एफ कर देता हूँ, अब एफ की बजाय मैं फर्ज करो इसको ये भी दे सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया 0 से एफ के दरमियान, मतलब 0 से 9 भी और 9, समझ लगी? मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ D4, ये भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते जो उसकी लैंग्वेज में, जी नहीं लिख सकता, एच नहीं लिख सकता, वो जो उसकी लैंग्वेज के अंदर ए से लेके एफ तक और 0 से लेके 9 तक, 9 तक उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं तो वो हाँ कलर पकड़ लेगा। फर्ज करो D6 लिख दिया, D हेक्सा में था डी है ना, 6 भी है लेकिन वो हमने ज्यादा कर दिया करेक्ट, खैर इसको मैं 6 बना देता हूँ, 6 भी है हेक्सा, 6 भी है, इधर रिफ्रेश करता हूँ, ग्रीन होगा, ठीक है। लेकिन ग्रीन का जो शेड हुआ है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट शेड है ना। फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे इसको एफ एफ करता हूँ तो ये इसको क्या अपने हाई पॉइंट पे जाएगा, अच्छा, अब हाई पॉइंट पे गया, चीज क्लियर है? अगर मैं इसको भी एफ एफ कर देता हूँ, अब दोनों की वैल्यू समझ लो आरजीबी में 255 होगी, 255 हो गया, दोनों कलर, दोनों कलर को मिक्स करें तो व्हाइट बन स्काई ब्लू। हाँ। और यही वाला काम अगर मैंने आरजीबी से करना है तो मैं उससे भी करके देख लेता हूँ कि क्या सेम रिजल्ट आता है। सेम रिजल्ट आएगा तो 0 किया इसको, अगले दो को सेम रिजल्ट, क्लियर है? वो मुझसे कर ले, उसे कर ले, बात एक ही है, लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं आरजीबी का, कुछ लोग यूज करते हैं हेक्सा, ज्यादातर लोग यूज करते हैं हेक्साडेसिमल। मुश्किल मुश्किल आपने कौन से कोड याद रखना है? आपने कोड याद रखने हैं तो फिर बताओ, फिर मुश्किल हो। आपने तो इधर फोटोशॉप पे आना है, उधर आना है, वहां से कलर पिक किया, इधर आए, कॉपी किया और वहां पेस्ट कर दी, बात खत्म। आपने याद थोड़ी रखने हैं, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। इसमें मुश्किल है, इसमें आपको 3 वैल्यूज कॉपी करनी पड़ेगी, इसमें आपको एक ही करनी है। हाँ जी, हैश के साथ ये होगी हेक्सा के अंदर, हेक्सा के अंदर, ठीक, ओके समझ ला? अब ये देखो, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ ठीक। अब इधर सुनो, इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये 0 0 हो गया, इसको मैं 255 कर देता हूँ, इधर एफ एफ हो गया, इधर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो वो 28 हो गया, नीचे भी सारा कुछ चेंज हो रहा है, क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह से अभी RGB बढ़ा या हेक्सा बढ़ा, HSL अब क्या है? कलर कोड ये सारे सेम है, ज्यादातर मैंने आपको बताया कौन सा यूज किया जाता है, ये तो बात आप अपने माइंड में कर लोगे, आपने यूज इसको करना है, क्यों? छोटा सा कोड है, इसी को आप कॉपी करते हो, पेस्ट कर देते हो, बात खत्म, ठीक है? उसमें क्या था, RGB लिखो, ब्रैकेट दो, कलर दो, ये वो लंबा चौड़ा काम है। HSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, HSL बोलते हैं, ये भी इसलिए खवाया था कि पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। फर्ज करना आप किसी और ने वेबसाइट बनाई है, उसने RGB कलर दिया, नहीं, फर्ज करो उसने कोई किसी और ने वेबसाइट बनाई है, आपको उसमें कोड करना पड़ रहा है, उसने RGB कलर कोड यूज किया, आपको पता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए पता होना चाहिए। अभी सुनो, HSL है, HSL ये क्या है, इधर आते हैं, H S और L ये लिखा हुआ है। H का मतलब होता है ह्यू, S का मतलब होता है सैचुरेशन, L का मतलब होता है लाइटनेस,
अब मैं इसका समझाऊंगा नहीं, मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं है मुझे इसकी पता है इसकी hue- मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम मुझे नहीं पता इसकी। ह्यू डार्कनेस को कहते हैं, सैचुरेशन बहरहाल जब आप Yellowish। फोटोज को भी एडिट करते हो ना मोबाइल में, वहाँ पे भी ऑप्शन आती है ह्यू, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और ये वो फलाना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कुछ एक कलर टाइप ऐसी है जो ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारे यूज़ करते हैं इसके अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर में। वो यूज़ करते हैं ये वाली टाइप CMYK, ये भी एक कलर कोड है। खैर मैं इसको यूज़ करता हूँ या तो फिर हेक्सा को या तो फिर RGB को, इसके अलावा मुझे कोई भी कोड अच्छा नहीं लगता। क्लियर है? ठीक है। तो अब इस चीज़ का मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना ठीक चाहिए है। कलर कोड्स का। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। नहीं बिल्कुल कंफर्म हो गया बस। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, इसका पता चल गया। हम RGB को नहीं यूज करते, हेक्सा को यूज करते हैं, ये हमारे लिए बेटर है। बस हाँ। याद रहे RGB भी एक कलर है। कलर ठीक है बस। समझ लगी चीज़। अगर RGB किसी ने कलर लिखे वेबसाइट में तो उसको अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ, एक और मजे की बात बताऊँ, एक और कलर कोड है RGB, ये मैंने भी दिया है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? रेड रेड होएगी। अब देखो यहाँ पे ना एक कलर कोड है RGBA। ए से ए क्या है? ए बोलते हैं अल्फा चैनल। यहाँ पे चौथी वैल्यू आप उसकी भी डिफाइन करोगे, वो होगी 0 से लेके 1 के दरमियान। मतलब यहाँ 0 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4, 0 से किसके दरमियान? 1 के दरमियान। हाँ जी, मतलब कि 0 यहाँ 0.1, तो ये बाइनरी लैंग्वेज में ही आएगा। यहाँ 0.2 या 0.3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 1, ये वैल्यूज आप दे सकते हो। ठीक है? 0 पॉइंट। हाँ पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी। बस अगर मैं 5 कर देता हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, जस्ट ये ओपेसिटी के लिए होता है। ओपेसिटी पता है? ओपेसिटी का बड़ी मध्यम हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। लाइट। ठीक है। लाइट नहीं, मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये देखो क्या उसको कहते हैं यार वो, छोड़ो, ये देखो ये मैंने, हाँ ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ इसके ऊपर रखी है। फर्स्ट करो ये जो ब्लैक लोगो है ना, इधर गौर करना, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये लाइट हो जाएगी, कैपेसिटी थोड़ी कम है। ये अगर आपने काम करना है ना, तो ये आप किसके थ्रू कर सकते हो? इस अल्फा चैनल के। इधर ए लगा दिया और यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू दे दी 0 से 1 के दरमियान। अब वो कलर फर्स्ट करो मैं ये देखो 0.1 कर दूंगा ना, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, समझ लगी इस चीज़ की? ये खाली ये लिखना जरूरी है क्या? 255, ये तो कलर डिफाइन है। हाँ तो ये चौथी वैल्यू इसकी आएगी, ये 00 लगाने जरूरी है। हाँ ये लाजमी है ना, ठीक है, ताकि पता लगे कि ब्लू की वैल्यू क्या है, तो उसकी। और ये सारा काम हमने करना है। अच्छा, किसी के कोई भी वर्ड को कर सकते हैं, हाँ वर्ड को। ठीक, इसमें ओवर बॉडी लगी में होना तो बॉडी में ही सारा ऐसे ही। ये अभी तक मुझे आप बताओ इतना क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर अब हम नेक्स्ट बाकी कल करेंगे। आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। ओके।